Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study5 Hub. My name is Nikita Mittal and currently I am working as TGT Social Science in Delhi Government School. So हमारी जो सीरीज चल रही है वैष्णो पॉलिटिकल थिंकर की, उसमें हम 5 पॉलिटिकल थिंकर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. कौन कौन से? प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक एंड मैकियावेली. ये 5 पॉलिटिकल थिंकर्स हम कर चुके हैं. अब बारी है रूसो की. रूसो एक बहुत ही बड़ा नाम है पॉलिटिकल साइंस में, एक बहुत ही प्रोमिनेंट थिंकर है पॉलिटिकल साइंस में. चलिए शुरू करते हैं रूसो के पॉलिटिकल थॉट्स. जीन जैक रूसो. तो कोई भी पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में हम जानने से पहले उसके लाइफ और टाइम के बारे में ज़रूर जानते हैं, यानी कि उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, किस तरीके के वो फैमिली से आते हैं, किस तरीके से उन्होंने लाइफ को जिया है. रूसो जो है एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. कहाँ से? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड. जेनेवा में जगह है स्विट्ज़रलैंड, वहाँ से बिलोंग करते थे. इनका जन्म हुआ 1712 में और इनकी मृत्यु होती है 1778 में. इनके पास कोई फिक्स जॉब नहीं थी 16 साल तक, इसलिए ये फ्रांस में मूव कर गए. कब? 1744 में. तो ये स्विट्ज़रलैंड से कहाँ पहुँच गए? फ्रांस में पहुँच गए. और वहाँ पर एक कंपटीशन रखा गया. एक ऐसे कंपटीशन था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस ऐसे कंपटीशन के अंदर इन्होंने जो है एक अपना पहला डिस्कोर्स लेके आए. कौन सा? द डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट्स एंड साइंस. तो इस डिस्कोर्स में उन्होंने साइंस को क्रिटिसाइज़ किया और इसके लिए इनको प्राइज़ मिला, फर्स्ट प्राइज़ मिला. इसी से रूसो को बहुत ज़्यादा फेम मिला. और बाद में इन्होंने और भी डिस्कोर्सेस लेके आए. कौन कौन से? द डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी. ये कब लेके आए? 1755 में. उसके बाद इन्होंने बुक लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको पब्लिश किया गया 1762 में. और यही इनका मेजर वर्क है पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर. बेसिकली इनके जो पॉलिटिकल थॉट्स पाए जाते हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही पाए जाते हैं. इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है. बाद में इन्होंने एक और बुक लिखी. कौन सी? एमिली. ये बुक जो है इन्होंने एजुकेशन को लेके लिखी है. इनको क्रिटिक माना जाता है किसका? मॉडर्निटी का, साइंस का एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का. ये सबसे पहले थिंकर हैं जिन्होंने जो साइंस है, मॉडर्निटी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उसको क्या किया? क्रिटिसाइज किया. इनको फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी माना जाता है. इनके थॉट्स से कहीं ना कहीं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए इनके थॉट्स से. किससे? रूसो के थॉट्स से. ही हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है लिबर्टी का, इक्वालिटी का और फ्रेटर्निटी का. इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था जो कि बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेन वैल्यूज़ बने. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्रिटिसाइज साइंसेस. ही वॉज द एडवोकेट ऑफ पॉपुलर सोबरेनिटी. तो क्वेश्चन आए पॉपुलर सोबरेनिटी को किसने एडवोकेट किया? तो आंसर हो जाएगा रूसो. ही हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो ये सारे कंसेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे. कुछ रूसो की स्टेटमेंट्स हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट साइंस हैज़ नॉट लिबरेटेड अस बट चेंज्ड अस. जो रूसो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि साइंस ने हमें लिबरेट नहीं किया है बल्कि हमें बांध दिया है चेन में. उन्होंने जो मॉडर्नाइजेशन था, जो साइंस थी, उसके नेगेटिव आस्पेक्ट पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया और इसीलिए इनको थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस भी माना जाता है. तो आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने साइंस को, मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए. तो मेन कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कौन कौन से हैं. स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर, क्रिटिक ऑफ साइंस एंड मॉडर्निटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है इनका, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल क्या है, और साथ में हम बात करेंगे इनके व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी. ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे. रूसो ने क्या क्या इनके बारे में विचार थे, रूसो के क्या थॉट्स थे इन सब चीज़ों को लेकर. रूसो का एक और मेन जो स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है. क्या? मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज. ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो आंसर हो जाएगा रूसो ने. ये वाली जो स्टेटमेंट है, इनकी जो बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट है. यानी कि बुक के स्टार्टिंग में ही ये स्टेटमेंट दे रखी है दैट मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज. द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ हिज पॉलिटिकल थिंकिंग. रूसो रिप्रेजेंट द साइकोलॉजी of simple rural men feeling restless in new environment of science, materialism and urbanization. तो इनकी जो स्टेटमेंट है
इसी स्टेटमेंट के ऊपर सारी पॉलिटिकल फिलोसफी या पॉलिटिकल थिंकिंग पूरी इनकी टिकी हुई है। ये बोलते हैं कि जो आदमी था पहले बहुत ही सिंपल वे में रहता था, लेकिन जैसे जैसे साइंस आया, मटेरियलिज्म आया, अर्बनाइजेशन आया, ये सारी चीज़ें आई तो आदमी क्या हो गया, रेस्टलेस हो गया। तो अब इनकी पूरी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वन बाय वन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे हॉब्स ने भी कॉन्सेप्ट दिया, लॉक ने भी कॉन्सेप्ट दिया किसका, स्टेट ऑफ नेचर का। फिर उसके बाद में ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन नेचर क्या है और किस तरीके से ह्यूमन नेचर स्टेट ऑफ नेचर में जो है रिएक्ट करता है, और साथ में किस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो रूसो ने भी इसी तरीके से अपना स्टेट ऑफ नेचर और ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट दिया, बाद में उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी जो है कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, सो स्टेट ऑफ नेचर और ह्यूमन नेचर क्या है अकॉर्डिंग टू रूसो। रूसो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेज ऑफ ब्लिस। स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसान जो है ना वो नोबल सैवेज है, यानी कि बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा आदमी है। जो लोग हैं वहाँ पर बहुत सीधे से हैं। यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना ही किसी तरीके का कोऑपरेशन है। ठीक है, मतलब लोग बहुत सीधे हैं, इनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दो क्वालिटी हैं मेन की। रूसोज मैन इज नोबल, लेकिन आदमी जो है नेचर का बहुत अच्छा है। कैसे? दो क्वालिटी है मैन की, एक तो सेल्फ लव, दूसरा कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? लव फॉर अदर, यानी कि उसके अंदर एनिमिटी नहीं है, उसके अंदर एनवी नहीं है, उसके अंदर किसी तरीके का कंपटीशन नहीं है। वहाँ पर आदमी बहुत ही सीधा साधा है, खुद को भी प्यार करता है, साथ में दूसरों का भी भला चाहता है, दूसरों के लिए भी क्या है, सिंपैथाइज करता है, दूसरों के पेन को, सफरिंग को बहुत अच्छे से समझता है। और यही क्वालिटीज़ हैं जो कि इंसान को एनिमल से एकदम अलग बनाती हैं। लेकिन ये क्या है, स्टेट ऑफ नेचर और ह्यूमन नेचर। स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन नेचर कैसा होता है, कैसा था ह्यूमन नेचर, जहाँ पर वो सेल्फ लव भी है, कंपासन भी है। जो आदमी का नेचर है वो बहुत अच्छा है, नॉवेल सेवेज है, यानी कि उसको ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज नहीं है, बहुत ही सीधा साधा आदमी है। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, यहाँ पे आइसोलेटेड, टिमिड, पीसफुल, म्यूट, नो वरी फॉर फ्यूचर, यानी कि आदमी को किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन आता है, इंसान अपना जो ओरिजिनल नेचर है वो उसको क्या कर देता है, खो देता है। अब ये सिविलाइजेशन आती कैसे है, जैसे जैसे प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन होता है, लोग अपना तेरा करने लगते हैं, लोग प्रॉपर्टी को मार्क करने लगते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये तेरी प्रॉपर्टी है। तो जिस तरीके जैसे प्रॉपर्टी आती है, उसी से क्या है, बिगिनिंग ऑफ सोसाइटी, और इसी से बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, तो इसलिए मैन क्या था, एकदम नोबल सैवेज। उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, ना ही किसी तरीके का कंपटीशन था, ना ही किसी तरीके की एनवी थी। लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने से क्या हुआ, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी, जो लोग ज़्यादा कब्जा करते जाते हैं वो लोग ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जो लोग कब्जा नहीं कर पाते वो लोग क्या है, गरीब होते जाते हैं। इससे क्या आती है, इनइक्वालिटी। और यही है रूट कॉज ऑफ सोशल ईवल, यानी कि सोशल हायरार्की, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी है वो अमीर हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो गरीब। तो सिविलाइजेशन के आने से सोशल प्रोग्रेस होती है, सोशल प्रोग्रेस से प्रॉपर्टी माइन थाइन, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इसी से क्या है, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी और स्टेट, और इसी से क्या बनता है, स्टेट। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से साइंस और मॉडर्निटी के आने से और प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंट्रोडक्शन से लोग क्या हो गए, लोगों के अंदर कंपटीशन की भावना आ गई, लोगों के अंदर एनवी की भावना आ गई, जिससे क्या है, जिससे लोग आपस में कहीं ना कहीं क्या करेंगे, लड़ने लगेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, साइंस और मॉडर्निटी को क्यों क्रिटिसाइज किया है रूसो ने, इसके बारे में हम देखते हैं। तो एक बार हमने देख लिया स्टेट ऑफ नेचर में इंसान बहुत सीधा साधा है, बहुत आइसोलेटेड वे में रहता है, पीसफुल वे में रहता है, ज़्यादा किसी से बोलचाल नहीं करता, उसको फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है। ये स्टेटमेंट कई बार पूछी जाती है, मैन इज नोबल सैवेज किसने कहा है, आंसर हो जाएगा
रूसो। सो हम बात करेंगे इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे क्रिटिसाइज किया है साइंस और मॉडर्निटी को। अकॉर्डिंग टू रूसो, साइंस हैज़ मेड अस more rational man. Rational man became self-interested man, and he lost the sympathy for other which he used to have originally. तो स्टेट ऑफ नेचर में हमने क्या देखा कि लोग क्या हैं, लोगों के पास सेल्फ लव तो है, साथ ही वो क्या है, कंपैशनेट है, उनके पास कंपैशन है, यानी कि वो दूसरों का भी कहीं ना कहीं भला सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंस आया, इसने क्या बना दिया, हमें रैशनल मैन बना दिया। और रैशनल मैन अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचता रहता है, और अपने इंटरेस्ट के बारे में जब हम सोचने लग जाते हैं तो हमारा जो सिंपथी लोगों के अंदर, लोगों के लिए होती है, दूसरे लोगों के अंदर के लिए होती है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो थिंकिंग मैन है वो क्या है, इज़ अ डिप्राइव्ड एनिमल। इनकी एक और स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, थिंकिंग मैन इज़ अ डिप्राइव्ड एनिमल, ये किसने कहा है, रूसो ने। उन्होंने सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया है, कहता है कि अर्लियर मैन वॉज फ्री टू मूव वेर एवर ही वॉन्ट्स, यानी कि सिविलाइजेशन के आने से पहले जो आदमी था वो कहीं भी आ जा सकता था, लेकिन जैसे ही सेटल्ड लाइफ स्टार्ट होती है वो अपनी फ्रीडम को क्या कर देता है, खो देता है, ही लॉस्ट हिज फ्रीडम। रूसो क्रिटिसाइज द ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ये मेन क्रिटिसिज्म उन्होंने किया है किसका, प्राइवेट प्रॉपर्टी का। प्राइवेट प्रॉपर्टी आने से क्या हुई, सेटल्ड लाइफ स्टार्ट होती है, और जैसे ही सेटल्ड लाइफ स्टार्ट होती है, ग्रोथ ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि जो लोग ज़्यादा प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेते हैं वो, और जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती, उन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी, यानी डिफरेंसेस आने लगते हैं, कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो उनकी जो बुक है डिस्कोर्सेस ऑन इक्वालिटी, उसमें रूसो कहते हैं ओनरशिप ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी लेड टू सोशल हायरार्कीज एंड डोमिनेंस एज दोज हु ओन प्रॉपर्टी ऑल्सो हैड द मीन्स टू कंट्रोल ओवर अदर्स, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास प्रॉपर्टी है उनके पास क्या है, पावर। पावर क्या करती है, दूसरों को कंट्रोल, पावर क्या करती है, दूसरों को कंट्रोल, ठीक है। तो जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास वेल्थ है, वो क्या है, पावरफुल, और सोशल हायरार्की में वो क्या है, सबसे ज़्यादा ऊपर आते हैं। लेकिन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो क्या है, हु लैक्ड प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो इनके कंट्रोल में रहते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी होती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी से क्या हुआ, इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, पावर एंड सोशल स्टेटस एज वेल एज अ सोशल क्लास। तो आज के टाइम पे भी आप देखेंगे जिन लोगों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जिन लोगों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो क्या है, ज़्यादा रिच हैं। और रिच कौन से लोग होते हैं, जो पावरफुल होते हैं। रिच लोग क्या हो जाते हैं, पावरफुल, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके पास ज़्यादा पावर, और वो दूसरों को कुछ नहीं समझते। तो रूसो का मानना है कि जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन हुआ, इससे क्या हुआ, इनइक्वालिटी आई, वेल्थ में इनइक्वालिटी, तो इससे क्या है, पावर भी कम हो गई, सोशल स्टेटस में वो लोग नीचे रहे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, या जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत कम थी, और जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, यानी कि पैसा ज़्यादा, प्रॉपर्टी ज़्यादा मतलब पैसा ज़्यादा, पैसा ज़्यादा मतलब पावर ज़्यादा, और पावर ज़्यादा इसका मतलब सोशल स्टेटस भी क्या है, बेहतर। तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है किसको, साइंस और मॉडर्निटी को। तो उन्होंने 3 तरीके की इनइक्वालिटी बताई हैं, कौन कौन सी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किस किस के बीच में, रिच और पुअर के बीच में, यानी जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो रिच, और जिनके पास कम प्रॉपर्टी है वो पुअर। सोशल इनइक्वालिटी, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी, ज़्यादा पैसा, तो वो क्या हो जाएंगे, मास्टर, और जिनके पास पैसा नहीं है अपनी लाइफ चलाने तक के लिए, तो वो क्या बन जाएंगे, स्लेव्स। तो ये क्या हो गई, सोशल इनइक्वालिटी। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, जिनके पास पैसा है वो क्या बन जाएंगे, रूलर, और जिनके पास पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या बन जाएंगे, रूल्ड। तो उन्होंने 3 इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। और ये तीनों ही इनइक्वालिटी किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी से। जिसके पास प्रॉपर्टी है वो इकोनॉमिकली भी रिच है, सोशल स्टेटस भी उसका अच्छा है, और पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी पावरफुल है, वो रूलर बन जाएगा। तो उन्होंने बोला है ही एडवोकेट फॉर अ मोर कॉम्युनल एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन का मतलब होता है समान सोसाइटी, एकदम इक्वल सोसाइटी, वेयर प्रॉपर्टी वुड बी हेल्ड कलेक्टिवली एंड रिसोर्सेज वुड बी शेयर्ड टू एंश्योर द वेल बीइंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने ऐसी सोसाइटी की बात की है, कैसी सोसाइटी की, इगैलिटेरियन सोसाइटी की, जहाँ पर प्रॉपर्टी किसी एक की नहीं होगी, वो कलेक्टिव
प्रॉपर्टी होगी और रिसोर्सेस सबके साथ शेयर किए जाएंगे, जिससे कि सभी की वेल बीइंग को इंश्योर किया जा सके। तो रूसो का ये मानना है दैट मैन who demarcated a piece of land as his own and claimed that piece of land as his own destroyed the original bliss। ये स्टेटमेंट भी रूसो की इम्पॉर्टेंट है। उनका मानना था कि जैसे वो पहला आदमी जिसने प्रॉपर्टी को डिमार्केट किया, यानी कि इस लैंड को बोला कि ये वाला लैंड क्या है, मेरा है, ये ज़मीन क्या है, माइन, ये ज़मीन क्या है, मेरी। इस प्रॉपर्टी को क्या कर लिया उसने, मार्क कर लिया, और उसी दिन से ओरिजिनल ब्लिस क्या है वो ख़त्म हो गई, जो स्टेट ऑफ नेचर में लोग इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, जब से इंसान ने ये स्टार्ट करना किया कि ये चीज़ मेरी है, और तभी से क्या है, इट डिस्ट्रॉयड ओरिजिनल ब्लिस, इट डिस्ट्रॉयड ओरिजिनल ब्लिस। तो रूसो का ये मानना है कि रीज़न, जैसे इंसान के पास सोचने की शक्ति आई और लोगों के साथ कंपटीशन की भावना आई, तो रीज़न ने क्या किया, सेपरेट कर दिया खुद एक इंसान को दूसरे इंसान से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनवी और कंपटीशन की भावना आ गई, एनवी और कंपटीशन की भावना आ गई। इससे क्या हुआ, इससे लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में ना सोच के सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचने लगे। और ये सब क्यों हुआ, प्रॉपर्टी के आने से। तो प्रॉपर्टी से इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से नेचुरल फीलिंग ऑफ कंपैशन जो थी वो रिप्लेस हो गई एनवी और कंपटीशन से। और इससे कौन सी सिचुएशन आ गई, स्टेट ऑफ वॉर। तो स्टेट ऑफ नेचर से हम कहाँ पहुँच गए, स्टेट ऑफ वॉर में, स्टेट ऑफ वॉर में। ठीक है, रूसो इज सोर्स ऑफ फॉर इंस्पिरेशन फॉर लिबरल्स, डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट एंड टोटलिटेरियन एज वेल। लिबरल्स के लिए कैसे, क्योंकि ये बात करते हैं फ्रीडम की। सोशलिस्ट के लिए कैसे, क्योंकि इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है किसको, प्रॉपर्टी को, क्रिटिसाइज़ किया किसको, प्रॉपर्टी को। लेकिन रूसो ने जिस तरीके से, बट रूसो इज़ नॉट कंसिडर्ड एज सोशलिस्ट बिकॉज ही डज नॉट टॉक अबाउट अबॉलिशिंग प्रॉपर्टी। तो वो शेयर्ड प्रॉपर्टी की तो बात करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को ख़त्म करने की बात नहीं करते। सो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे रूसो के कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, और उसके बाद हम बात करेंगे जनरल विल के कॉन्सेप्ट की। उसके बाद हम बात करेंगे पॉपुलर सोवरेनिटी की, पॉपुलर सोवरेनिटी की, पॉपुलर सोवरेनिटी, और साथ में उनका जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम को लेकर कॉन्सेप्ट, और डेमोक्रेसी को लेकर कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो कि रूसो ने दिए हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।